जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज दुनिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक नए फेज में एंटर कर रहा है। भारत की अगर हम बात करते हैं, इंडिया जहां यूपीआई ने कैशलेस इकोसिस्टम को रिडिफाइन कर दिया है, अब अपने पेमेंट सिस्टम को ग्लोबल लेवल तक लेकर जा रहा है। साउथ कोरिया के साथ एक नए एमओयू के बाद रिपोर्ट्स की हम बात करते हैं तो दोनों कंट्रीज जो हैं वो डिजिटल पेमेंट्स को और यूपीआई टाइप एक स्कैन सिस्टम को इंटीग्रेट करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। भारत ऑलरेडी दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बन चुका है, जहां पर बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हर महीने यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं। और अब सवाल ये नहीं है कि भारत जो है वो कैशलेस है या नहीं, सवाल ये है कि क्या भारत का पेमेंट सिस्टम अब ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को रीशेप करेगा। तो आज की चर्चा इसी पर और शुरुआत करते हैं। और चर्चा में मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, क्या भारत का यूपीआई सिस्टम अब दुनिया को या फिर हम कहें कि जो दुनिया का जो ट्रेडिशनल बैंकिंग नेटवर्क है उसको चैलेंज कर रहा है? देखिए, अभी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जो है 2 दिन के टूर के लिए भारत आए थे। साउथ कोरिया जो है अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है इन साउथ चाइना सी। जापान के बाद अमेरिका का सबसे फेवरेट एलाई इन एशिया वो है साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया भारत का यूपीआई को अपने देश के अंदर वो इंटीग्रेट कर रहा है। अभी जो हमारा जो ट्रेड है साउथ कोरिया के साथ $15 बिलियन का है। अभी हमने डिसाइड किया है कि बाय 2030 ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज जो है $50 बिलियन पहुंचने वाला है। भारत के अंदर अराउंड 700 साउथ कोरियन कंपनीज ऑपरेट करती है। बड़ी ब्रांड जैसे ह्यूंडई, सैमसंग, ये सब भारत के अंदर हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं। अब एक तरह से साउथ कोरिया को समझ में आ गया है कि विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ उनको संबंध बढ़ाने हैं। और संबंध तभी बढ़ सकते हैं जब पीपल टू पीपल कोऑर्डिनेशन बढ़े, एक्सचेंजेस बढ़े, और इसके अंदर आप दोनों के जो सिस्टम्स है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, वो इंटर ऑपरेटेबल होना है, दोनों ही कंट्रीज में चलना है। ईज ऑफ पेमेंट वो इंपॉर्टेंट होता है और वो मिली सेकेंड्स में होना चाहिए। इसी मद्देनजर के आप देखिए कि ये करार हुआ है। भारत के अंदर जो साउथ कोरिया है वो डिफेंस में, फिर बाद में शिप बिल्डिंग में, क्रिटिकल मिनरल्स में और डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी ध्यान दे रहा है। और अभी भारत का यूपीआई जो है इट इज गोइंग टू रिप्लेस स्विफ्ट बैंकिंग नेटवर्क इन सम टाइम, क्योंकि ऑलरेडी 20+ नेशंस के अंदर हमारा यूपीआई कोई ना कोई फॉर्म में चल रहा है। इसमें भी क्यूआर बेस्ड चलने वाला है, बट ये चीज स्टार्टिंग में होती है और आगे जाके जो पेमेंट सिस्टम जब लिंक्ड हो जाते हैं उसके बाद ट्रेड सेटलमेंट्स भी हम रूपी और साउथ कोरियन करेंसी में कर सकते हैं। दिस इज द इनिशियल स्टेप। और अगर आपको ट्रेड बढ़ाना है 15 बिलियन से 50 बिलियन, तो आपको एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है जिसके अंदर आपके जो कन्वर्जन फीस लगता है, अगर आज आप ट्रेड सेटलमेंट डॉलर में करते हो तो आपको 3 या 4% एडिशनल मार्कअप देना पड़ता है, और आपके जो पेमेंट्स है वो आपको 24, 36 या 48 आवर्स के बाद मिलते हैं। पर जब दोनों के पेमेंट सिस्टम्स इंटरलिंक होते हैं, भले क्यूआर सिस्टम्स कोड के ऊपर हुआ है, स्टार्ट होना चालू हो गया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। उसके अलावा देखिए, साउथ कोरिया भारत के अंदर, साउथ कोरियन कंपनीज भारत के चिप इकोसिस्टम के अंदर भी निवेश कर रहे हैं। जैसे साउथ कोरिया की कंपनी हाइंस है, सैमसंग है, वो चिपसेट्स भी बना रहे हैं। और भारत ने अभी जो ये सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल ही अनाउंस किया कि 1.2 लाख करोड़ का वो सपोर्ट देने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि भारत के अंदर हम ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को हम डेवलप कर रहे हैं। आपके एक तरह से डिजिटली भारत जो है वो अब दुनिया की देशों के साथ वो compete कर रहा है।
देखिए, साउथ कोरिया जो है बहुत ही छोटी इकोनॉमी है। भारत की साइज जो है, वी आर 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और साउथ कोरिया को समझ में आ गया कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है, हमारा जो टेक टेक जो ट्रांसफर होगा इंडिया में, उससे साउथ कोरियन इकोनॉमी को भी फायदा होगा। जैसे Hyundai देख लीजिए जो कार बनाती है, और बाद में सैमसंग देख लीजिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाते हैं, ये अभी हाउस होल्ड नेम हो चुके हैं। एक तरह से अभी डिफरेंशिएट नहीं किया जाता कि वेदर दे आर साउथ कोरियन कंपनी या इंडियन कंपनीज। तो ये इसी के मद्देनजर आप, मुझे लग रहा है कि आगे ये जो पेमेंट सिस्टम्स का इंटरलिंकिंग हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ ग्रेटर पार्टनरशिप एंड पीपल टू पीपल कोऑर्डिनेशन। फ्यूचर में इंडिया के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिसमें सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगे, उसके बाद हम अपना जीपीयूज भी बना पाएंगे। जीपीयूज के लिए डेटा सेंटर्स भी हमको जरूरत पड़ता है। तो ये इकोसिस्टम के आप जब हार्डवेयर सिस्टम्स आप बना लेते हो, तो उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर सिस्टम्स भी आपको बनाना पड़ता है। और भारत का जो डिजिटल स्टैक है यूपीआई, वो इंटरनेशनलाइज हो रहा है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अंबर जी। आपको ये समझना पड़ेगा, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, उसके बाद ट्रेड सेटलमेंट्स, उसके बाद बॉन्ड्स का बात है, और अभी तो ये भी बात हो रही है टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स ओवर ब्लॉकचेन। तो सब जगह आपको सेमीकंडक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, सेमीकंडक्टर्स के साथ आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज एक इंटीग्रेटेड होता है। और भारत की जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है और एआई सिस्टम्स को जिस हिसाब से बढ़ाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर आप होलिस्टिकली देखें तो। जी, मुझे लेकिन अब सवाल ये है कि साउथ कोरिया जैसे टेक सुपर पावर भारत के जो पेमेंट मॉडल है उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? और साथ ही सवाल ये है कि क्या जो ये एमओयू है वो सिर्फ कोलैबोरेशन है या फिर ग्लोबल डिजिटल जो फाइनेंस पावर है उसमें बड़ा शिफ्ट आएगा, उसका कोई सिग्नल हम उसको मान सकते? देखिए, भारत जो है 18% ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमैनिटी है। साउथ कोरिया जो है उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास उसकी इकोनॉमी ऑलरेडी एक तरह से हाई इनकम ग्रुप में आ चुकी है। भारत बहुत बड़ा मार्केट भी है। साउथ कोरियन कंपनीज को अब समझ में आ गया कि Hyundai की जो सक्सेस हुई है भारत के अंदर, उसके बाद सैमसंग की हुई है, एलजी की हुई है, तो उन्हें अब समझ में आ गया कि भारत के अंदर हम अभी अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बना सकते हैं, और वहां वी कैन पार्टनर इंडिया फॉर ग्रोथ। भारत के अंदर सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बहुत बड़ा एक तरह से गवर्नमेंट अभी सपोर्ट भी कर रही है। उन्होंने इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर मिशन में 1.2 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया है। आज अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, आपको कंप्लायंस कॉस्ट कम करने पड़ेंगे, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, आपको देश के अंदर बने हुए सेमीकंडक्टर चिप्स, देश के अंदर बने हुए जीपीयूज चाहिएंगे। आज हम नहीं बना रहे, पर फ्यूचर में हम बना पाएंगे। कहीं ना कहीं वो नींव रखने की जरूरत है। अभी जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, अभी जो हमारा करार हुआ है, यूपीआई का करार हुआ है, वो क्यूआर कोड के ऊपर हुआ है। उसके आगे हमें ट्रेड बढ़ाने की भी जरूरत है, और ट्रेड बढ़ाने के लिए हमें कंप्लायंस कॉस्ट कम करने की जरूरत है, और हमें इंटरनेशनलाइज करना है रुपी को। तो भारत और साउथ कोरिया जो है अपना ट्रेड भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी देखिए 2026 में हम 15 से 20 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं। हमें 2030 तक 50 बिलियन डॉलर करना है। मतलब आप सोचिए 30 बिलियन डॉलर एडिशनल आप कैसे करोगे जब तक आप प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई नहीं करोगे। जो टाइम लैग होता है फॉर पेमेंट सेटलमेंट्स, उसको रिड्यूस नहीं करोगे, हाउ इज दिस पॉसिबल? और इसी के मद्देनजर भारत ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि रियल टाइम जो पेमेंट सिस्टम जो है भारत के अंदर फंक्शनिंग है। हमारा यूपीआई एक दिन के अंदर 700 मिलियन ट्रांजैक्शंस कर रहा है, और एक साल में हम 3 लाख करोड़ की जो पेमेंट्स है वो रियल टाइम हम प्रोसेस कर रहे हैं। वर्ल्ड के अंदर जो 50% जो रियल टाइम सेटलमेंट्स हो रहे हैं वो भारत के अंदर हो रहे हैं। वॉल्यूम के हिसाब से हम अभी वीजा और मास्टर कार्ड को बीट कर रहे हैं। ये जो भारत का जो प्रूवन डिजिटल मॉडल है और भारत का जो डिजिटल स्टैक है, साउथ कोरिया रिकॉग्नाइज कर रहा है।
वो भारत जी की जो कोविन फैसिलिटी है, कोविड के वक्त कोविन फैसिलिटी बनाई थी भारत ने, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद आप जी देखिए आधार है, जिसके अंदर आइडेंटिटी, जो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए हमने आधार बनाया। फिर आप ये देखिए डिजी लॉकर बनाया, डिजी लॉकर के अंदर हम सारे अपने डॉक्यूमेंट्स उधर स्टोर करते हैं। फिर आप देखिए कि हम जो है ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जिसमें टेंडर्स भरते हैं, वो भी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ओएनडीसी और ओसीईएन, ओपन क्रेडिट एनेबलर्स नेटवर्क, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, वो प्लेटफॉर्म भी अभी बनाए हैं, बट उसके ऊपर काम करना बाकी है। देश के अंदर आप देखिए कि पासपोर्ट सर्विसेज जो हैं, वो कैसे हम उसको पासपोर्ट बनाने में जो टाइम लगता था, अभी 5-7 दिन में पासपोर्ट्स आ रहे हैं। आईटीआर जो है हम प्रोसेस कर रहे हैं। आपका रिफंड्स, जो इनकम टैक्स का रिफंड्स है, कितनी जल्दी आ रहा है। पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो कितनी इजी हो चुकी है। आपको अगर केवाईसी कराना है, ऑथेंटिकेशन आपका जल्दी हो रहा है। आपके जो बैंक्स के अंदर जो आप अकाउंट्स खोलते हो, वो भी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स आजकल 5 या 10 मिनट में खोल देते हैं। इवन आपके डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो शेयर्स के रहते हैं, वो भी ऑनलाइन हो चुके हैं। तो ये डिजिटल डिवाइड को भारत ने ब्रिज कर दिया है। भारत ने लिटरेसी डिवाइड जो है उसको भी ब्रिज कर दिया है। हमने हमारे जो इंटरनेट का डेटा कंजम्पशन है, सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड के अंदर, उसको भी हमने डिवाइड, जितने भी डिवाइड है हमने ब्रिज किया है। आज जी भारत का जो भाषिणी मॉडल है, जिसमें 22 लैंग्वेजेस के अंदर हम जो है, अगर आप कुछ बोलते हो तो वो मॉडल उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, टेक्स्ट टू जी बिल्कुल। स्पीच। और आप लेकिन देखिएगा, उमेश जी एक बात बताइए, अभी अगर यूपीआई जो है वो दुनिया भर में एक्सपेंड होता है, तो वीजा और मास्टर कार्ड की हम बात करते हैं, तो उस तरह के जो जॉइंट्स हैं उनका क्या फीचर होने वाला है, और साथ ही साथ क्या जो अब भारत है वो डिजिटल पेमेंट एक्सपोर्टर बनने जा रहा है, और इनफैक्ट कई सारे देश जो है वो पहले यूपीआई अडेप्ट कर चुके देखिए ये जो बात है कि स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आपको भारत के साथ जुड़ना है, तो आपको कोई ना कोई करार करना पड़ेगा। तो साउथ कोरिया ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंटरेस्ट लिया है, इसका मतलब ये है। और भारत फ्यूचर में जाके हमारा जो एनपीसीआईएल है, वो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकता है दूसरे नेशंस के ऊपर। आप ये देखिए, अभी हमने कुछ कंट्रीज के, हम उनके पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर गेटवे भी बना रहे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है, लैटिन अमेरिका की एक दो कंट्रीज है और अफ्रीका की कंट्रीज है। हम उनका डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना के दे रहे हैं, और उसको बाद में हम इंटरलिंकिंग करेंगे। अगर 50 कंट्रीज के साथ आपका जो यूपीआई है वो इंटरलिंक हो जाता है, रियल टाइम पेमेंट सेटलमेंट्स होता है, आपके इनवॉइसिंग ट्रेड उसमें होता है, फिर बाद में बॉन्ड्स जो है आप रुपी में करते हो, तो यूपीआई कैन बिकम एज अ ऑल्टरनेटिव टू द स्विफ्ट बैंकिंग नेटवर्क। भारत सरकार इसी के ऊपर काम करती जा रही है। और हमारा अभी जो एनर्जी परचेसेस है हम रशिया के साथ, वो रुपी में कर रहे हैं। हम साउथ कोरिया के साथ भी हम ऐसा ही कुछ आगे करने का हम विचार कर सकते हैं। और साउथ हैं। कोरिया को भी समझ में आ गया कि भारत के अंदर जो डिजिटल इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रिमार्केबल सक्सेस हुआ है, हमारा जनधन अकाउंट देख लीजिए और बाकी डिजिटल पब्लिक सर्विसेज देख लीजिए, तो भारत के साथ पार्टनर करना चाहता है, और भारत के एक्सपीरियंसेस को वो साउथ कोरिया के अंदर भी एक तरह से इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये जी बहुत अच्छा एक तरह से मेजर्स है, जिसके अंदर साउथ कोरिया और भारत एक तरह से आपस में हेल्प कर रहे हैं। और साउथ कोरिया, एक चीज बता देता हूं, भारत के अंदर जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर भी भारी निवेश करने वाला है। और ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक मैरीटाइम पार्टनरशिप की तरफ बढ़ता जा रहा है। फ्यूचर में डिफेंस भी होगा। जी उमेश जी, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये कि क्या जो फाइनेंशियल पार्क सेंटर है वो अब वेस्ट से शिफ्ट होकर एशिया में आ रहा है, जिस तरह की हम डेवलपमेंट देखते हैं? देखिए, अमेरिकन एलाइज यूएई है, वो भारत के साथ अपने संबंध बढ़ाना चाहता है। ठीक है, सऊदी अरेबिया भारत के साथ बढ़ाना चाहता है, कतर भारत के साथ बढ़ाना चाहता है। आप देखिए, अभी हम सिंगापुर के साथ हमारे रिश्ते बढ़ा रहे हैं, इंडोनेशिया के साथ बढ़ा रहे हैं। फिर आप देखिए अब साउथ कोरिया, जापान, ये सब
अमेरिकन एलाइज है। भारत के अंदर वो अब वो भारत के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। एशिया के अंदर वो अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। और जिस हिसाब से अमेरिका ने आज मिडिल ईस्ट के अंदर उनके जो एलाइज है, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, बहरीन, इनको तबाह कर दिया है। अब साउथ कोरिया को भी समझ में आ गया कि उसको अपने रिश्ते डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। नहीं तो आप सोचिए, ईयू भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों करता, यूके क्यों करता हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, न्यूजीलैंड हमारे साथ करने को तैयार है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया है। साउथ कोरिया भी भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करना चाहता है। दिस इज ऑल जो ये सब इंडिकेटर्स इसके लिए होते हैं कि भारत ने डिजिटल जो इंडिया है उसको रिमार्केबल सक्सेस हम कर चुके हैं। लोगों ने देख चुका है कि कैसे हम रियल टाइम पेमेंट सिस्टम्स का सेटलमेंट कर रहे हैं विद एफिशिएंसी, और जो वॉल्यूम है उसको भी हैंडल कर रहे हैं रियल टाइम। आप सोचिए, वर्ल्ड का 50% जो पेमेंट होता है, जो रियल टाइम होता है, वो भारत के अंदर हो रहा है। दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट, वी शुड बी प्राउड ऑफ। और इसके कारण भारत के अंदर आप सोचिए, कम से कम 50 से 60 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट है। सारे लोग डिजिटली कनेक्टेड हो चुके हैं, मोबाइल्स के अंदर वो यूज कर रहे हैं, यूपीआई के थ्रू यूज कर रहे हैं। जो लोगों को भले ही कंप्यूटर नहीं आता हो, पर कीपैड के थ्रू उनको समझ में आ गया कि किससे कैसे हमें जो पेमेंट्स है वो कैसे करने हैं। आधार जो सर्विसेज है वो लोग ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, डिजी लॉकर को यूज कर रहे हैं लोग। अपना जो सारी कंप्लेंट्स है, इवन मैं बता देता हूं, भारत के अंदर जो अभी क्रेडिट फैसिलिटी है फार्मर्स को, वो भी हम ऑनलाइन कर पा रहे हैं। अभी भारत सरकार का जो टूल है भाषिनी, उसके अंदर ओसीआर फॉर्मेट में एक तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट आप भेज दीजिए कोई भी लैंग्वेज में, 22 लैंग्वेज में, वो उसको स्कैन कर लेता है और उसको रिकॉग्नाइज करके वो फार्मर्स के जो एसेट्स होते हैं, वो जनरली दे आर इन लैंड ओनली, उसको स्कैन कर लेता है और बाद में उसी लैंड के वैल्यू पर उनको कर्ज भी दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से रेवोल्यूशन हम कह सकते हैं कि काफी बड़ा रेवोल्यूशन है। और आज जो भारत साउथ कोरिया डिजिटल पेमेंट सिस्टम पार्टनरशिप है जो नजर आ रही है हमें, वो सिर्फ एक अग्रीमेंट नहीं, बल्कि ये एक इंडिकेशन है ग्लोबल इकोनॉमी के नेक्स्ट फेज का, जहां पर हमें नजर आता है कि सब कैशलेस, बॉर्डरलेस और रियल टाइम होने वाला है। इंडिया ने यूपीआई के थ्रू जो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, अब वो सिर्फ डोमेस्टिक स्टोरी नहीं बल्कि वो एक ग्लोबल फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ से देखना ये होगा कि दुनिया जो है वो इंडिया के मॉडल को अडॉप्ट करती है, या फिर भारत ही डिजिटल जो ग्लोबल जो है वो पेमेंट सिस्टम का सेंट्रल आर्किटेक्ट बन जाता है। मुझे बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय श्री राम।